वेलकम बैक व्यूअर्स, बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ शर्मा आपके साथ, और मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर संगीत रागी साहब, समीर चौगांवकर साहब, राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। दिल्ली की 7 सीटों की बात कर ली, 10 सीटें हमने हरियाणा की बात कर ली, 14 सीटें आज जो हैं वो यूपी, वहां पर चुनाव हो रहा है। तो हम यूपी की कुछ सीटों की जरा आप चर्चा कर लेते हैं। यूपी में भी कुछ सीटें जो है वो इस बार जो ऐसी हैं जो बीजेपी ने 2019 में नहीं जीती थी। जैसे 3 सीट बसपा की थी इसमें, अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज। उस वक्त बसपा सपा साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। इस बार मायावती जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं। इसको माना जा रहा है कि शायद भाजपा को फायदा होगा। एक आजमगढ़ की सीट थी जो समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव तब लड़े थे, और उसके बाद चूंकि विधानसभा का चुनाव आ गया तो उन्होंने वो विधायक हो गए, तो उन्होंने ये सीट छोड़ दी थी। और उस बाई इलेक्शन के अंदर निरहुआ भारतीय जनता पार्टी से वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन उस वक्त भी फैक्टर बसपा ही थी। बसपा की तरफ से गुड्डू जमाली उस सीट पर थे और उन्होंने बहुत वोट मुसलमानों का काट लिया था, इसलिए उनकी जीत हो गई थी। लेकिन इस बार धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आप धर्मेंद्र यादव को अखिलेश यादव ही समझिए वहां से। तो पहले आइए इसी सीट की बात कर लेते हैं हम, आजमगढ़ सीट। अच्छा, मैं इससे पहले आपको जरा योगी जी की बात सुनवा दूं। आज यूपी के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ क्या बोले, सुन लीजिए। इंडी गठबंधन है, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल टीएमसी हो, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या आम आदमी पार्टी हो, जैसे इनकी प्रवृत्ति है, इन लोगों की पूरी राजनीति हिंदू विरोध पर आधारित है। सनातन धर्म का विरोध करना, भारत के मूल्यों और आदर्शों का विरोध करना। तो स्वाभाविक रूप से जो इनकी नींव है उसके अनुरूप ही ये कार्रवाई और ये कदम और इस प्रकार के बयान टीएमसी जैसे राजनीतिक दल ले रहे हैं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन को, टीएमसी जैसे दलों को ये लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। उनके श्रद्धालुजन, उनके भक्तगण, उनके अनुयायीगण इनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये तो एकदम जैसे मुद्दा योगी जी ने भी अभी टाइट रखा हुआ है, हिंदू और मुस्लिम तुष्टीकरण, हिंदुत्व, वही सब जो है उन्होंने कहा अपनी बातें कही। केशव प्रसाद मौर्य ने साथ स्टेटमेंट दिया कि यहाँ पर योगी जी की सरकार अगर ना हो और मोदी जी की देश में सरकार ना हो तो हजारों ओवैसी देश के अंदर पैदा हो जाएंगे। पिच बिल्कुल क्लियर है, लाइन बिल्कुल क्लियर है। ये लाइन आजमगढ़ में चल पाएगी क्या इस बार, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, आजमगढ़ अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन है और दोनों सीटें कठिन है। आजमगढ़ की 10 विधानसभा हैं जिले में, 2 लोकसभा है, आजमगढ़ और लालगंज सुरक्षित। दोनों ही भारतीय जनता पार्टी हार गई थी 2019 में, लेकिन लालगंज सुरक्षित पर इस बार उसका दावा बढ़िया है, मजबूत। बसपा वाली संगीता बलवंत आजाद जो जीती थी वो आ गई हैं अब भारतीय जनता पार्टी में। और जो दिनेश लाल यादव, निरहुआ और धर्मेंद्र यादव की लड़ाई है वो अभी भी टफ है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते, तो लॉटरी लगी ना सर। नहीं, दोनों ही चीज है। बाई इलेक्शन में ऐसा कहना ठीक नहीं है। देखिए, बाई इलेक्शन में अगर कोई जीतता है या कहीं किसी समीकरण में कोई जीतता है तो आखिर शाह आलम, गुड्डू जमाली भी तो अपनी राजनीति कर रहे थे। और अब क्या अब वो सपा में राजनीति नहीं होगी? एमएलसी बन गए सपा में, ऐसा तो है नहीं। अब वो एमएलसी बन गए तो क्या दूसरे लोगों को ये नहीं लगेगा? तो मुझे लगता है कि ठीक है, उस वक्त जो समीकरण थे उसमें दिनेश यादव, निरहुआ जीत गए। इस बार धर्मेंद्र यादव का पलड़ा भारी है, लेकिन एकदम से नहीं कह सकते कि समाजवादी पार्टी जीती जाएगी। अगर मैं क्यों कह रहा हूँ, 3 लाख वोट पाए थे गुड्डू जमाली, 2,80,000 लगभग 2 लाख। हाँ, बिल्कुल वो वोट कटा था सपा का, तब जाकर के निरहुआ जीत पाए थे। बसपा ने इस बार उम्मीदवार दिया है, मुस्लिम उम्मीदवारी दिया है, मशहूर अहमद अंसारी। अभी पता नहीं कितना जोर लगा पाएंगे। उस तरह से प्रभावशाली नहीं है। और गुड्डू जमाली के पास पैसा भी बहुत है, बड़े बिल्डर हैं, रियल एस्टेट के खिलाड़ी हैं, खूब जमकर पैसा है और खूब जमकर राजनीति के लिए खर्च करते हैं। आखिर में उनको एमएलसी बना ही दिया है समाजवादी पार्टी ने, तो वो भी कोशिश करेंगे। तो धर्मेंद्र यादव को पलड़ा भारी टफ है बीजेपी के लिए। आजमगढ़ की 1 सीट भाजपा, 1 सीट सपा। अच्छा, ठीक है। हाँ राहुल जी, देखिए, आजमगढ़ में बड़ा साफ है गुड्डू जमाली के आने के बाद। देखिए, मुझे नहीं लगता कोई और 2,80,000 वोट ऐसे काट पाएगा जैसे गुड्डू जमाली ने काटे थे। तो मुझे लगता है कि ये सीट जो है पूरी तरह से सपा के पास जाएगी। सपा जीतेगी, धर्मेंद्र यादव जीत जाएंगे। बिल्कुल जी सर, बताएं। बिल्कुल आजमगढ़ मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी जीत जाएगी सीट। समाजवादी पार्टी का लंबे समय से वो गढ़ रहा है। तो बीजेपी -1 मान के चल रहे हैं आप इस 14 में? बिल्कुल मुझे लग रहा है। हाँ, गुड्डू जमाली आने के बाद सपा की और ताकत बढ़ी है आजमगढ़ के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बीजेपी ने भी जोर तो खूब लगाया होगा। नहीं, बीजेपी ने जोर लगाया, लेकिन वहाँ के जो जातिगत समीकरण है, जो वहाँ पर समीकरण है, वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाते हैं। और अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र यादव की सीट को अपनी प्रेस्टीज की सीट बना लिया, इससे को जिताने के लिए वो लगातार वहाँ फोकस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इस बार जो झटका लगा है अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी को, अब वो उसको साधने में जुटे हैं। और यही कारण रहा कि गुड्डू जमाली को लाकर उन्होंने एमएलसी बनाया कि वो सीट जाना नहीं चाहिए। चर्चा तो ये भी चली ना कि आखिर अखिलेश यादव आजमगढ़ से क्यों नहीं लड़ लिए। हाँ। क्यों उनको वहां जाना पड़ा? मैं भूल रहा हूँ नाम एकदम से, कन्नौज एकदम से जाना पड़ा। नहीं, हालांकि देखिए, आजमगढ़ से धर्मेंद्र अखिलेश जीत चुके हैं और अखिलेश फिर से जाते तो फिर से जीतते, इसमें कोई बहुत भ्रम नहीं था। वो चुनाव
बेहतर तरीके से हो जाता। कन्नौज भी हारी हुई सपा की सीट थी, इसीलिए हो गया। तो आजमगढ़ वापस लेना बहुत मुश्किल है भाजपा के लिए, प्रोफेसर साहब। देखिए, आजमगढ़ मुश्किल सीट पहले भी रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और आज के दिन में भी जिस प्रकार का सामाजिक समीकरण है वो मुश्किल थोड़ा है। अभी देखना है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर कितना, जब तब वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि यूपी का स्टेटमेंट सुना ना भी आपने। हाँ, नहीं, मैंने इसीलिए कहा ना कि अब कितनी बातें हिंदुओं को ये बात समझ में आती है। मुझे लगता है कि यदि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, आज ही पटना की रैली में उन्होंने कहा कि आप लालटेन को चुनेंगे जो अपने सिर्फ परिवार को रोशनी देता है, या आप उजाले के लिए ध्यान देंगे जो पूरे प्रदेश को उजाला देता है, ये तय आपको करना है। वैसे ही हिंदुओं के लिए भी एक बड़ा अच्छा एक टिप्पणी आया, बोला गाय की आंख जो है एक ही दिन में खुल जाती है, बकरी वगैरह के 2 दिन में खुलती है, किसी किसी को 4 दिन में खुलती है, लेकिन हिंदुओं को 70 साल में भी नहीं खुलती है। तो अब ये देखना है कि हिंदुओं की आंखें इतने के यूपी बावजूद, में सर इतना इलेक्शन हो गया, आपको लगा कि ध्रुवीकरण वाला इलेक्शन हुआ यूपी में? अब मैं जाकर के फील्ड में तो नहीं गया हूं, इसलिए मेरे लिए कहना, बड़ा टिप्पणी करना मुश्किल है। लेकिन बीजेपी लड़ी इसी मुद्दे पे। लेकिन मैं ये जानता हूं कि नरेंद्र मोदी वो एक ऐसा अकेला फैक्टर है जो सीधे लोग नरेंद्र मोदी के लिए वोट कर रहा है, और दूसरा जो राम मंदिर है आप उसे कमतर करके नहीं आंक सकते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए और जो हिंदी बेल्ट की राजनीति के लिए। आज के दिन में तो आप दक्षिण भारत की राजनीति को भी उसमें आप समेट सकते हैं। ये फैक्टर जो है वो जमीन पर है। तो अगर हिंदुत्व चला और मोदी के नाम पर जैसा वोट पड़ता है पड़ा, तो आजमगढ़ भी आ सकती है, लेकिन मुश्किल। आजमगढ़ सब मान रहे हैं बीजेपी मुश्किल है। राहुल जी ने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। और और 2 जो सीटें बीजेपी हारी थी पिछली बार, 3 अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज जी आपने बताया कि लालगंज ठीक हो गया बीजेपी का एज है। लालगंज बीजेपी का एज जरूर है, लेकिन जिस तरह से वो फिर उसी उम्मीदवार को बीजेपी ने टिकट दी है जो कि पिछली बार बीएसपी से हारी थी, क्योंकि यहाँ पर एज बीएसपी से जीती थी। बीएसपी सांसद जो हैं उन्हीं को टिकट दी। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। तो जो पिछली बार जो सांसद है, जो जिसने बीएसपी से हारी थी ना, बीएसपी से जीती हैं, बीएसपी सांसद को ही भाजपा ने टिकट। मैं वही हूँ, बीएसपी से पिछली बार वो सांसद बीजेपी में थी। अरे छोड़िए, जो आज दिया है वो, जो क्योंकि बीएसपी से हारी थी, आप बताओ ना लालगंज का आपका क्या, उसको दोबारा टिकट दिया है। इसके कारण वहां पर जो है आपस में जो मुश्किलें हैं, बीजेपी का अपना वर्कर नाराज है कि आपने ये वहां पे है। दूसरा श्रावस्ती जो है, श्रावस्ती की आप बात करेंगे तो मुस्लिम बहुल्य सीट है, और वहां पर जिस तरह के समीकरण है, साकेत मिश्रा को बीजेपी ने टिकट दिया है। साकेत मिश्रा जो है निपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं, ठीक है। वहां पर ब्राह्मण कुर्मी मिश्रा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी न्यास के जो अभी पीएमओ के वहां पर जो है, जैसे बीजेपी ने अच्छा चलिए सर, मेनका गांधी की सीट, सुल्तानपुर मेनका गांधी की सीट। सर, एक श्रावस्ती में बड़ी मजेदार बात हो रही है। नुपेंद्र मिश्रा नीति आयोग के बेटे जो चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर वो नीति आयोग की एक रिपोर्ट लेकर घूम रहे सब जगह, और बंटवारा जिसमें नीति आयोग ने कहा है कि श्रावस्ती सबसे पिछड़ा एरिया है उत्तर प्रदेश का, और वो कह रहा है कि मैं वर्ल्ड बैंक में रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं इस पिछड़े जिले को सबसे बड़ा विकसित जिला बनाऊंगा। और वो रिपोर्ट नीति आयोग की उन्होंने 1 लाख कॉपी बटवाई है, और हर घर में वो नीति आयोग को रिपोर्ट बंटवा रहे कि एरिया कैसा पिछड़ा हुआ है। सुल्तानपुर मेनका गांधी बनाम राम भोवाल निषाद सपा से, उदितालपुर उदयराज वर्मा बसपा से। मेनका गांधी जीत जाएंगे, हालांकि पिछली बार बहुत कम मतों से जीती थी, लेकिन अभी लगता है कि वो जीत जाएंगी। बीच में थोड़ा सा वहां जो सोनू सिंह जो हैं वो चले गए समाजवादी पार्टी में, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा समीकरण में बदलाव नहीं दिखा। अब आपकी इलाके की तीनों सीट ने, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद। देखिए, फूलपुर इलाहाबाद में तो बहुत भ्रम दिखता नहीं है। इलाहाबाद में जरूर थोड़ा सा था, क्योंकि नीरज नेता नहीं है, नीरज त्रिपाठी कृष्णनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं। उधर से रेवती रमण दूसरे दिग्गज नेता इलाहाबाद के ही, उनके बेटे हैं उज्जवल रमण, वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं। लेकिन जो 2 विधानसभा सीटें हैं, मेजा और करछना, सिर्फ वहीं पर उज्जवल रमण की लड़ाई है। केशरीनाथ का नाम, भारतीय जनता पार्टी, और उस शहर को कुंभ में, और अभी फिर से कुंभ आ रहा है, इतना कुछ मिला है। और प्रवीण पटेल फूलपुर, तो दोनों सीटों पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। प्रतापगढ़ में राजपूत नाराजगी एक बड़ा फैक्टर है, राजा भैया वाला। लेकिन अभी सुबह से, मतलब मुझे भी, चूंकि मेरा अपना जिला है, तो बहुत से लोग मैसेज करते रहते हैं, वो कहते हैं थोड़ा बहुत था, लेकिन ठाकुर का वोट से हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं, राजपूत नाराज 2 महीने में राजपूत संभाल नहीं पाई भाजपा। नहीं, ऐसा है भी नहीं। कुछ लोग नहीं, बीजेपी के अंदर से लोग कर रहे हैं भाई, आप इस बात को समझिए। बीजेपी में टॉप के बहुत बड़े नेता इसको देश भर में हवा दे रहे हैं। वो सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को भी पता है कि कौन से बड़े नेता हैं जो देश भर में राजपूत विरोध, राजपूत गुस्सा
अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेता हैं, वो सब बीजेपी के भीतर, बाहर से कोई विरोध नहीं। तो प्रतापगढ़ में क्या है फिर मामला? नहीं, मतलब थोड़ी मुश्किल लड़ाई है, लेकिन संगन लाल गुप्ता फिर से सांसद बने। जी सर, बुतान कुछ बोल रहे थे। फुलपुर को लेकर लगता है कि फुलपुर में दोनों बसपा से आए हुए हैं। सपा का जो कैंडिडेट है वो भी बसपा से आया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है वो भी बसपा से आया हुआ है। फुलपुर में मुझे लग रहा है एक अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है। केशव प्रसाद मौर्य ने पहली बार यहाँ खाता खोला था 2014 में चुनाव जीतकर। बिल्कुल। हालांकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीती है वहां पे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि फुलपुर के अंदर एक अतीक अहमद का पहले नाम हुआ करता था, अब तमाम का कोई नाम देने वाला बचा नहीं है फुलपुर में। वहां से वो सांसद भी रहे अतीक अहमद। अब मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां चुनौती जरूर सपा थोड़ी पेश कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये फुलपुर सीट आराम से जीतेगी। अच्छा, कुछ और सीटें फिर जो रह गई, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, मछली शहर, के लिए भदोही। आसान नहीं है। डुमरियागंज भी आसान नहीं है। लगातार सांसद रहे वहां से, वो उनके खिलाफ थोड़ी नाराजगी क्षेत्र के अंदर है, इसमें कोई अब 14 सीट का मुझे फिर अब बताइए आप कहाँ आकलन? प्रोफेसर साहब, आपने आजमगढ़ बोला, आपने एक चीज मैं कह दूं, बस्ती में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरीश द्विवेदी का हाथ मंच पर पकड़ कर किया है, वो आगे के लिए भी संकेत बताते हैं। बड़े तेज नेता हैं वो, बहुत तेज और बहुत नजदीकी हैं, बहुत नजदीकी। अच्छा, बहुत मोदी जी के नजदीकी। आप समझिए कि जो ब्रजकिशोर और राजकिशोर, ये दोनों भाई हैं, सपा सरकार में मंत्री थे, उन लोगों को बाकायदा ज्वाइन कराया गया, और अमित शाह बाकायदा उसमें उस ज्वाइनिंग के वक्त तो और लोग भी थे, लेकिन उनके साथ वो फोटो। सर बताइए, 14 में, पिछली बार 14 में से 10 थी भाजपा के पास, इस बार क्या है? एनडीए की 10 थी, एनडीए की सकती। मुझे लगता है बाई एंड लार्ज वही आंकड़ा रहने वाला है, बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। ठीक है। मुझे लग रहा है मछली शहर भारतीय जनता पार्टी हार सकती है। वहां पर तीनों सरोज कैंडिडेट है, वहां पर इस बार सरोज तीनों दिया हुआ है, और सबसे कम मार्जिन से जीती हुई सीटें 2019 की 181 वोट से। मुझे लग रहा है मछली नगर एक सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से जा सकती है। तो आप कह रहे हैं 2 सीटें हाँ बिल्कुल, बहुत टफ है, मतलब मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी। 14 में 12 बीजेपी 12 उम्मीद कर सकती है। सर राहुल जी, 9 बीजेपी, 5 जो है वो जो है सीटें जो है ऐसी हैं जो बीजेपी हार सकती है। पिछली बार से भी एक सीट ज्यादा हार जाएगी। नहीं सर, इतना मत हारिए। मैंने आपको बता दिया था कि आपको लगता है श्रावस्ती जीत जाएगी बीजेपी। श्रावस्ती में ब्राह्मण मुस्लिम है, मुस्लिम सबसे ज्यादा नहीं है, ब्राह्मण तो भी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मुस्लिम 5 लाख, दद्दन मिश्रा थे, मुस्लिम 5 लाख, इसीलिए कह रहा हूँ कि उस सीट का जो समीकरण है, साकेत मिश्रा को, चूंकि वो नेता नहीं रहे, इसलिए आप कह सकते हैं। पिछली बार 10-4 था, मुझे लगता है लालगंज, श्रावस्ती, ये सारी ऐसी 10-4 स्कोर था, लड़ाई वाली सीट। 10 मैं बता रहा हूँ, जौनपुर में खुद लड़ाई। सर ब्रेक बहुत अच्छे अंतर से जीते, बहुत अच्छे अंतर से भाजपा जीती। पिछली बार 10-4 स्कोर था इन सीटों। मुझे लगता है लगभग यही रहने वाला, 10-4 ही रहेगा। मुझे लगता है सीट बढ़ाएगी नहीं, बढ़ सकती है, घटेगी नहीं, घटेगी बिल्कुल घटेगी नहीं। चलिए साहब, तो ये यूपी की रिपोर्ट हो गई आपके सामने, यानी इस स्पेस में अपनी सीटें बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एफर्ट कर रही है, और 4 सीटें जो हारी थी वो इस बार, उसमें से 1-8 सीट शायद कंफर्टेबल हो, लेकिन 2-3 सीटें मानी जा रही कि इस बार भी भाजपा के लिए टफ है। तो हो गई साहब, यूपी की बात भी हो गई, दिल्ली की बात कर ली हमने, अब बिहार और बंगाल बचा है। बिहार और बंगाल, ये भी दोनों जो आज जहां चुनाव होना है, बिहार में तो सभी था, एक छोड़ करके सारी एनडीए की थी, और बंगाल में भी जो ये सारा एरिया इस बार का है, जंगल महल वाला, जहां पर चुनाव हो रहा है, ये भी बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड वाला एरिया है बंगाल के 42 सीटों में से। सब नहीं, मैंने कहा वो पूरा 5 सीटें वो उस एरिया में बीजेपी की पकड़ है।